Welcome to the SciSoc Academy. Today in this video, we are going to study the reasons of the French Revolution, and this topic is based upon the grade 9 CBSE. तो चलिए आज जानते हैं एक ऐसा महान इतिहास जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया. Our learning missions for today are reasons for the French Revolution, understand the social inequality amongst the three estates, identify the impact of absolute monarchy and weak leadership, recognize the burden of unfair taxation on the third estate, understand the role of the Enlightenment ideas, learn about the economic crisis due to the wars and lavish spending, recognize the effects of food scarcity and rising bread prices, identify the influence of the American Revolution, understand the demand for political leadership, stand the demand for political representation and rights, recall the importance of the Estates General meeting at the Palace of Versailles, May 1789. At the trigger, it acted as a trigger for the event of the whole revolution. अब जानते हैं कि सिचुएशंस क्या थी, क्या रीजन रहे एक्चुअली में फ्रेंच रेवोल्यूशन के. तो सोचिए एक ऐसा राजा जो अपने बड़े से महल में रह रहा हो, शानदार जिंदगी जीता हो, खूब खाना खाता हो, मजे करता हो, और वहीं उसके जो किंगडम के लोग हैं वो बेचारे दो वक्त की रोटी भी ना खा पाए, लाइवलीहुड ना चला पाए और टैक्स के बोझ तले दबे हुए हों. क्या होगा आपका कॉल ऑफ ड्यूटी? बताइए, क्या सोचते हैं आप? ऑब्वियसली हम एक ही बात सोचेंगे, एग्जीक्यूट द किंग, राइट. तो बस कुछ ऐसा ही हुआ कि चीजों ने लोगों को मजबूर कर दिया अपनी आवाज उठाने के लिए. तो फर्स्ट रीजन हमारा है सोशल इनइक्वालिटी अमंग्स द थ्री एस्टेट्स. French society was divided into three estates, that is clergy, nobility and the third estate, everyone else. The clergy, people from church. Second estate were the nobility, like princes, royal bloods, dukes, and others. And third estate were बिचारे people, जो कि थे lawyers, doctors, craftsmen और जो भी shopkeepers, peasants, वो सारे लोग इसमें आ जाते हैं. अब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की हालत तो बहुत अच्छी थी. पहले देखते हैं क्लर्जी कौन थे. Clergy were the people work for the church. They were like priests, bishop, cardinals, and they had no tax to pay. They had all the rights to the peasants to charge the taxes. मतलब ये कॉमनर से उल्टा टैक्स लिया करते थे रादर देन ये क्या टैक्स दें. और इनके फ्रांस के जो पॉलिटिकल एंड रीजनल राइट्स बहुत ही ज़्यादा थे इनके. उसके बाद आते हैं ड्यूक्स, लॉर्ड्स, एरिस्टोक्रेट्स. भाई इनके तो मजे ही मजे थे. दे वर द नोबल्स, रिच पीपल, पावरफुल लैंड ओनर्स एंड हेल्ड हाई पोजीशंस इन द आर्मी, जिनका कि कोई भी जवाब ही नहीं था. इन्हें ना के बराबर टैक्स होना आता था. सारी जिंदगी इनकी झूमते नाचते गाते ड्रेसअप होते, बॉल्स पार्टीज गाउन्स में ही निकलती थी. इन्हें बहुत अच्छे गिफ्ट्स भी नसीब होते थे. बट अब आते हैं बेचारे थर्ड स्टेट, जिनकी हालत तो हमेशा से ही खराब थी. तो वैसे तो थर्ड स्टेट जो है वो सब पूरे एक ही थे वहाँ के लिए, लेकिन जो राइटर्स हैं उन्होंने इनको फिर भी फर्दर कैटेगराइज कर दिया है ब्रोजुआजी, द अर्बन वर्कर्स और द पीजेंट्रीज में, राइट. सो बहुत सारे लोग हैं जो इसमें से बेचारे हेविली टैक्स थे, और बहुत ही पुअर फार्मर्स, पॉटर्स, जो फ्यूडल ऑब्लिगेशंस में दबे हुए लोग थे, बहुत ही परेशान. ना ही वो एजुकेटेड थे, ना ही उनके पास इतना काम था, ऊपर से फूड क्राइसिस भी थी, और आखिर में चल करके उन्हें साथ में टैक्स भी देने पड़ते थे. मतलब ड्यूक्स को अलग टैक्स देने पड़ते थे और बाकियों को अलग. इस हालत में क्या होगा? ऑब्वियसली रिवोल्ट, वही हुआ. उसके बाद आता है सेकंड रीजन, एब्सोल्यूट मोनार्की. अब वीक लीडरशिप थी भाई. राजा जो थे वो बहुत ऐश से जी रहे थे, उनकी प्रजा जो थी वो बेचारी रोटियों को भी तरस रही थी. राजा का कहना था कि तुम्हें केक और पेस्ट्रीज खाने चाहिए, जबकि वहां के लोगों के पास आटा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे गाइस. थर्ड रीजन, द बर्डन ऑफ अनफेयर टैक्सेशन ऑन द थर्ड स्टेट. देखो, दुनिया में सभी लोग बराबर हैं, पर वहाँ फ्रेंच सोसाइटी में क्या होता था, वो तीन क्लासेस में डिवाइडेड थे.
क्लर्जीज जिनको कोई टैक्स नहीं देना होता था, नोबिलिटी उनको भी मोस्टली एग्जेम्प्टेड थे, और थर्ड स्टेट को बेचारों को, कॉमनर्स को, जो गरीब भी है उनको सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। देखिए ये बेचारे नो जो है ना क्लर्जी वगैरह, इनको तो भाई एब्सोल्युटली फ्री है, ऊपर से ये टैक्स लेंगे लोगों से। किस बात का? क्योंकि वो चर्च के हैं, तो यानी इनके पास तो भाई पैसा ही पैसा था, माला माल थे ये लोग। अब आते हैं नोबिलिटी, जो कि कहते थे हमें तुमसे टैक्स चाहिए, आई मीन कॉमनर से, और अगर थोड़ा बहुत देते भी थे तो ड्रॉप इन एन ओशन, बस। अब इसी में आता है बेचारा गरीब किसान, जो पहले ही कर्ज में दबा हुआ है, उसकी हालत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। ऊपर से उसके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है, उसकी कमाई कम होती जा रही है और उसका टैक्स बढ़ता चला जा रहा है, ना दे तो बेचारा बेरहमी से पीटा जा रहा है और अपनी जिंदगी खत्म करके चला जा रहा है। अब तेरा क्या होगा कालिया? खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। तो द थर्ड स्टेट हैड टू पे मल्टीपल टैक्स, क्रशिंग द टैक्सेस, एंड ऑफ कोर्स टाइल, गिबल, टेथ एंड फ्यूडल ड्यूज, ऑल आर द पार्ट ऑफ द टैक्सिंग। सोचिए, चार अलग अलग तरह के टैक्सेस उस गरीब किसान को, जो अपने लिए ब्रेड भी नहीं जुटा पा रहा है कि वो ब्रेड पीसेस भी खा पाए। कैन यू इमेजिन क्या सिचुएशन होगी गाइस? उसके बाद आती है अब द अनफेयरनेस। जो रिच थे वो रिच ही होते जा रहे थे, और जो पुअर थे वो बेचारे और भी पुअर होते चले जाते। अब बाय द लेट 1700s फ्रांस वाज इन ग्रेट डेट, बट फिर भी जो नोबल्स थे उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। दिस वाज अ स्पार्क ऑफ रेवोल्यूशन। टैक्स इनजस्टिस फ्यूल्ड द एंगर इन द पीपल। दिस हेल्प्ड इग्नाइट द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो अभी खैर बहुत सारी बातें हुई हैं बीच में, धीरे धीरे करके आग जलती जाती। द रोल ऑफ एनलाइटनमेंट आइडियाज। दोस्तों इस कैंडल को ध्यान से देखिए, क्या कर रही है ये? आपको सुकून देने के लिए नहीं रखी है, ये आपको कुछ दिखाने के लिए रखी है। किस तरह से ये कैंडल अंधेरे में रोशनी का काम कर रही है। बस यही कुछ काम करते हैं हमारे एनलाइटनमेंट आइडियाज, जो कि लोगों को इग्नाइट करते हैं रेवोल्यूशन के लिए। क्या है ये एनलाइटनमेंट आइडियाज? रीजन ओवर ट्रेडिशन, के पीछे से जो चला रहा है हम वो नहीं मानेंगे, हर बात का कोई रीजन होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन, popular sovereignty, power belongs to the people, opposition of absolute monarchy। ये सारे नए थॉट्स थे जो उसके पढ़े लिखे लोग, जो मिडिल क्लास सोसाइटी, जो अभी आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, उनके थ्रू निकल करके आए थे। तो फेमस एनलाइटनमेंट थिंकर्स, जिसमें से सबसे ज्यादा जिनका क्रेडिट माना जाता है जॉन लॉके, अभी हम लोग इन्हें पढ़ेंगे। वॉल्टेयर, और जिन्होंने सपोर्ट किया फ्रीडम के स्पीच को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन को, चार्ल्स लुइस, और इनका भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। रोसो, बहुत ही ज्यादा, ही रोट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द जनरल। इसी तरह से और भी लोग हैं जो वाकई में काफी ज्यादा। और ये आते हैं हमारे हीरो, वही चाचा जो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखे होंगे, मिस्टर मैक्सिमिलियन रोब्सपियर। सबके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू वॉर्स एंड लेविश स्पेंडिंग। अब आप तो जानते ही हैं कि किंग के कितने महंगे महंगे खर्चे थे, जिसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द पैलेस ऑफ वर्सेल एंड द कोर्ट लाइफ। कोर्ट लाइफ बहुत एक्सपेंसिव थी, पर उससे कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव था द पैलेस ऑफ वर्सेल, और उसका एक्सपेंडिचर झेलना 116 मिलियन लेवर्स का था, यानी कि आपके 2.2 to 3 बिलियन। और इसका मेंटेनेंस चार्ज इतना ज्यादा था, पर प्लस बैंक्वेट्स, फैशन, एंटरटेनमेंट, enormously dangerous and lavish spending। फिर आती है हमारी क्वीन मैरी एंटोनेट, जो कि अपने आप में ही एक मैडम डेफिसिट थी। इन्हें महंगे फैशन, ज्वेलरी और गैम्बलिंग, थिएटर्स, बॉल्स, उन्हें वो सब कुछ करना था जो पैसे से खरीदा जा सके। लोगों से इनफैक्ट वो शेफर्डिस बन करके खेलती थी। अपेरेंटली पीपल से दैट एंटोनेट सेड दैट उनको तो केक खाना चाहिए, जबकि वो बेचारे भूखे मर रहे थे, पीजेंट्स। रॉयल पेंशन्स एंड गिफ्ट्स, भाई लोग जो ड्यूक्स वगैरह होते थे वो महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए जाते थे। कोई खर्चों में तंगी नहीं करी जाती थी, खूब लेविश फेस्टिवल्स होते थे, सेलिब्रेशन होते थे, कॉस्टली पब्लिक स्पेक्टेकल्स होते थे। लोग बेचारे परेशान थे, ऐसे में हुआ क्या, खजाना खाली हो गया, जितना पैसा था उड़ा दिया। अब होगा क्या? दूसरा क्या हुआ? वॉर्स, ऑब्वियसली वॉर्स। क्या वॉर्स? मतलब क्या है इस बात का?
अरे, द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन एंड द 7 इयर्स वॉर, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा किया था फ्रांस ने, और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में तो लिटरली 1.3 बिलियन लिवर्स खर्चे करे गए, और वो सारे ही सारे फंडेड थे लोन से। क्यों? बस ब्रिटेन से बदला लेने के लिए, कि ब्रिटेन से फ्रेंच वो रिवेंज लेने के लिए फ्रांस ने क्या किया, इतना ढेर सारा पैसा उठा करके, कर्ज लेकर के, लिटरली डेथ लोन लेकर के पूरा अमेरिका को सपोर्ट करने में लगा दिया कि हम अमेरिका को जिता देंगे। इससे हुआ क्या? इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एट 70 80s, द गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग मोर देन इट अर्न, और उनके पास कुछ भी नहीं था इंटरेस्ट पेमेंट नहीं। अब पैसा कहाँ से आए? आखिर पैसा आएगा कहाँ से? टैक्सेस। सबसे इजी पीजी लेमन स्क्वीजी तरीका लगा उनको कि भाई ये कॉमनर्स जो है ना, इन पर टैक्स बढ़ा दो। इससे जो कॉमन पीपल थे, पेजेंट्स थे, थर्ड स्टेट था, वो रेवोल्यूशनरी हो गया, बागी हो गया, सब बिल्कुल हल्ला बोल करने लगे कि नहीं नहीं हम तो नहीं मानेंगे। सिक्स्थ रीजन, इफेक्ट ऑफ फूड स्कार्सिटी एंड राइजिंग डिमांड्स। अब क्या हुआ, इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही थी। ब्रेड वाज अ स्टेपल फूड फॉर फ्रेंच सिटीजन, पर बेचारे गरीब लोग जो थे वो ब्रेड भी नहीं अर्न कर पाए थे। ये जो पिक्चर है यही दिखा रही है। ऐसे में पब्लिक एंगर बढ़ता गया, और आखिरकार लोगों ने फैसला कर लिया कि ये हमारा राजा नहीं हो सकता, और हम इसको हटा कर रहेंगे। तो फिर क्या होना था? थर्ड एस्टेट को तो बागी हो ही जाना था। अब ऐसे में आती है हमारी प्यारी क्वीन एंथोनी। उन्होंने क्या कहा कि लोगों जो उस टाइम भूख से मर रहे थे उनसे कहा कि इनको तो केक खाना चाहिए, ये केक क्यों नहीं खाते? इस तरह से पब्लिक तो आग बबूला हो गई, और ये रॉयल इंडिफरेंस का सिंबल बन गया कि इन्हें इतना भी एहसास नहीं कि जिन लोगों के पास एक वक्त खाने की रोटी ना हो, वो बेचारे कहाँ से केक लाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को अंडरमाइन कर दिया। अंडरमाइन मतलब कि उन्होंने कोई चार्ज नहीं था उनका, कोई कंट्रोल नहीं था। फूड राइट्स हो रहे थे, फूड डिमांड बढ़ गई थी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई थी, लेकिन लोगों की तरफ कोई लेजिटिमेसी नहीं थी। मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस, हंगर मेड पीपल डेस्परेट, और फाइनली ये रिजल्ट हुआ जो अभी आप चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। अब सोचिए आप जरा एक सिचुएशन को, बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन है। एक दिन आपके स्कूल में पूरी तरह से पानी खत्म हो जाता है, पीने का कोई पानी नहीं है, सभी स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं। वहीं एक लड़की को आइडिया आता है, इस दीवार के पीछे क्या है, किसी को भी नहीं पता, सब डरते हैं। पर ये लड़की कूदी और गई, देखा वहां पानी है। बाकी के लोग भी इंस्पायर हो गए, अरे ये कूद सकती है तो हम भी कूद सकते हैं और हमें भी पानी मिल सकता है। बस ऐसा ही कुछ हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने फ्रेंच लोगों को और फ्रांस के लोगों को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया कि वो भी अपने अंदर रेवोल्यूशनरी स्पिरिट भर सके कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं, ये गुलामी से आजाद हो सकते हैं, तो हम भी किंगडम से, लीडरशिप से, एब्सोल्यूट मोनार्की से आजाद हो सकते हैं। एनलाइटनमेंट आइडियाज इंस्पायर्ड डिमांड्स ऑफ लिबर्टी, राइट्स एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। American success was the benchmark for them. The demand of political representation and rights. The importance of the Estates General meeting at the Palace of Versailles. इसने ही सारी बात को बिल्कुल आग बबूला कर दिया लोगों को। उसके बाद लोगों ने जाकर के टेनिस कोर्ट में प्लेज ले डाली। जब उन्होंने निकाल दिया गया पैलेस ऑफ वर्साइल से द कॉमनर्स को, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंड आफ्टर बीइंग लॉक्ड टू देयर यूजुअल मीटिंग हॉल एट वर्साइल, द पीपल, द कॉमनर्स एंड वेंट टू द दिस टेनिस हॉल, और वहां पर जाकर उन्होंने कसम खाई। अब ये जो जगह है यहाँ से वो निकाले गए थे, हाँ, तो ये मत सोचिएगा कि क्या है ये। तो फिर उसके बाद क्या, एक रूमर स्प्रेड हुई। वो रूमर ये ने ये कहा कि जो आपका किंग लुइस है, किंग लुइस 16, वो आर्मी लगाने वाला है प्रेजेंट्स और बाकी के लोगों को जो है कैप्चर करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए ट्रूप्स आ रहे हैं नेशनल असेंबली को सप्रेस करने के लिए। इसने तो लोगों में बिल्कुल अनरेस्ट पैदा कर दिया। वो होता नहीं है जैसे आपकी किसी दोस्त से बड़ी भयानक चल रही है, गुस्से चल रही है, तो आपसे किसी ने कुछ आगे कह दिया, आप तो पहुंच गया लड़ने। बस यही कुछ हुआ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये एक छोटी सी झलक थी आपके चैप्टर की जो आप आगे पढ़ने वाले हो।
ठीक है? अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लिए हैं, तो प्लीज़ लॉग इन टू द SciSoc Academy. Hit your like button and please share if you like. Thank you so much. Keep yourself motivated.